डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वैशाली देवपुरा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। बच्चों, हमने अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन प्रारंभ किया था और जो प्रीवियस लेक्चर था इसके पहले उसमें हमने जो अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं हैं, निर्माणक तत्व और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया था। उसी के निरंतर क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बच्चों पढ़ेंगे कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके कौन कौन सी इम्पोर्टेंट स्टेजेस रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई थी तो उसके बाद अमेरिका की विदेश नीति के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आया और क्या वहाँ के जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनका किस तरह का उनका दृष्टिकोण रहा, ये हम जानेंगे। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिकी प्रशासन की बागडोर राष्ट्रपति ट्रूमैन के हाथों में आई। ट्रूमैन ने अमेरिका की विदेश नीति की जो आधारशिला रखी थी वे एक तरह से अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका मार्गदर्शक बन गई थी। ट्रूमैन के काल में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो इस तरह से थी कुछ कि उन्होंने सहयोग और अनुकूलन की नीति का अनुसरण किया। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने पर अमेरिका को आशा थी कि मित्र राष्ट्रों का युद्धकालीन सहयोग शांति काल में भी चलता रहेगा और इसी कारण से ट्रूमैन ने सहयोग और अनुकूल्य पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन एंड अकोमोडेशन को अपनाया। इस समय उसने अन्य शक्तियों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। युद्ध से विध्वस्त देशों के साथ पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य किया। यूरोप से सेनाओं को हटाया। जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों के साथ शीघ्र ही संधि करने पर बल दिया। लेकिन अमेरिका ने यह अनुभव किया कि सोवियत संघ उसका कट्टर विरोधी है और समस्याओं के समाधान में दोनों देशों के दृष्टिकोण में काफी अंतर है। 1946 के मध्य तक सोवियत संघ की ओर से अमेरिका निराश होता जा रहा था। अमेरिका ने यह निश्चय किया कि साम्यवादी प्रसार को अविलंब अवरुद्ध किया जाना चाहिए। साम्यवाद के अवरोध की नीति का वास्तविक कारण ईरान, यूनान और तुर्की पर बढ़ता हुआ साम्यवादी दबाव था। तो इस तरह से साम्यवाद के अवरोध की नीति राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अपनाई और ट्रूमैन सिद्धांत अवरोध का राजनीतिक सिद्धांत मध्य पूर्वी क्षेत्र में यूनान, तुर्की, ईरान जैसे जो देश थे इनको साम्यवादी बनने से बचाने के लिए ट्रूमैन ने इन्हें आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई। इसका अध्ययन हम जब कोल्ड वॉर हम पढ़ रहे थे बच्चों तब हमने इसका अध्ययन किया था कि इस नीति को ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, ट्रूमैन सिद्धांत कहा गया। 1947 में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिकी कांग्रेस से अपील की कि साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए यूनान और तुर्की को आर्थिक सहायता दी जाए। ट्रूमैन सिद्धांत ने अमेरिकी विदेश नीति के इतिहास में एक असाधारण कीर्तिमान स्थापित किया। इस नीति ने घोषणा की कि जहां कहीं भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रामक कार्य होगा उसे अमेरिका की सुरक्षा के लिए संकट माना जाएगा और अमेरिका उसे रोकने का पूरा प्रयास करेगा। तो इस सिद्धांत के परिणाम स्वरूप अमेरिका की विदेश नीति का कार्यक्षेत्र विश्वव्यापी हो गया। ट्रूमैन सिद्धांत जो था उसने महत्वपूर्ण उसका एक प्रभाव रहा और साम्यवाद के अवरोध की नीति के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम था। यह इस बात का प्रतीक था कि अमेरिका ने सोवियत संघ के साथ मैत्री बढ़ाने की रूजवेल्ट की नीति को अंतिम रूप से त्याग दिया था और इस बात की स्पष्ट स्वीकृति थी कि विश्व सैद्धांतिक रूप से दो विरोधी गुटों में बंट गया। तो एक तरह से इसे शीत युद्ध का जो शुरुआत भी कही जा सकती थी क्योंकि अमेरिका सोवियत संघ के साथ प्रत्येक संघर्ष के लिए तैयार था और एक खुली चुनौती अमेरिका ने दी थी। मार्शल योजना, अवरोध की आर्थिक रणनीति, यह दूसरा कदम था साम्यवाद के प्रसार को सीमित करने का। यह इस धारणा पर आधारित थी कि महायुद्ध के परिणामों से ध्वस्त यूरोप
यदि शीघ्र ही अपना आर्थिक पुनर्निर्माण नहीं करेगा तो वह साम्यवादी विचारधारा का शिकार हो जाएगा। अमेरिकी विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल ने मॉस्को की विदेश मंत्री परिषद में सोवियत संघ की महत्वाकांक्षाओं को आंकने की चेष्टा की। 1947 को यूरोप का दौरा समाप्त करके वाशिंगटन लौटने पर मार्शल ने इस बात पर बल दिया कि यूरोपीय देशों को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए, अन्यथा उनके साम्यवादी होने का खतरा बन जाएगा। फलस्वरूप राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मार्शल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुरूप पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण और इन देशों में व्याप्त जो समस्याएं थी, गरीबी, भुखमरी, साधनहीनता, इन्हें दूर करने के लिए मार्शल योजना शुरू करी। और यह जो योजना थी यह ट्रूमैन सिद्धांत की पूरक थी, जिसने साम्यवाद के विरोध के विचार को आगे बढ़ाया। सैनिक संधियों की नीति, अवरोध की सैन्य रणविधि, राजनीतिक और आर्थिक प्रयत्नों के साथ सैनिक रणनीति के माध्यम से भी अमेरिका ने साम्यवादी प्रसार के अवरोध का प्रयास किया। 1948 में सीनेट ने ब्रेडेनबर्ग में एक प्रस्ताव स्वीकार किया। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार अमेरिकी विदेश नीति में यह सर्वथा नया परिवर्तन था, क्योंकि इससे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शांति काल में पश्चिमी गोलार्ध से बाहर की शक्तियों के साथ सामूहिक सुरक्षा संबंधी समझौतों में सम्मिलित होने की व्यवस्था इस दृष्टि से की गई कि अमेरिका में शांति बनी रहे और इसकी सुदृढ़ जो है सुरक्षा हो। इसका पहला परिणाम नाटो की संधि था। 1948-49 में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिन्होंने अमेरिका की नीति पर पर्याप्त प्रभाव डाला। साम्यवादियों द्वारा चेकोस्लोवाकिया में बलपूर्वक सत्ता हस्तगत करना, बर्लिन का घेरा तथा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना करना। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से 4 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें अविकसित देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देने की नींव पड़ी। कहा जाता है कि अमेरिका ने इस कार्यक्रम को निस्वार्थ की अपेक्षा अपनी राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से अपनाया, क्योंकि शीत युद्ध में उसे नवजागृत राज्यों का समर्थन प्राप्त करना था। खुले संघर्ष का काल, कोरिया युद्ध, जिसके अंतर्गत 1950 में दक्षिणी कोरिया पर जब उत्तरी कोरिया ने आक्रमण किया, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत अमेरिकी सेनाओं ने ही लगभग पूरा युद्ध लड़ा। अमेरिकी विदेश नीति में नए तत्व का प्रवेश हुआ, साम्यवाद से खुले संघर्ष की प्रवृत्ति। कोरिया युद्ध 1950 जो जून में प्रारंभ हुआ, जुलाई 1953 तक चला। यह अवधि शीत युद्ध की जगह खुले संघर्ष और सक्रिय युद्ध की थी। और यह बात सामने आई कि साम्यवाद का जो विरोध करना अमेरिका का मुख्य मुद्दा था। कैनेडी ने क्यूबा संकट से यह सबक सीखा कि लैटिन अमेरिकी राज्यों को साम्यवाद या कास्त्रोवाद का शिकार न होने देने के लिए जरूरी है कि उन राज्यों में संयुक्त राष्ट्र के बिंब को सुधारा जाए, उन्हें खुलकर आर्थिक सहायता दी जाए जिससे कि वे विकसित होकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। 1961 को अमेरिकन गणराज्यों के राजनयिक प्रतिनिधियों के सम्मुख प्रगति के लिए मैत्री का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें अमेरिका ने लैटिन अमेरिका के देशों के आर्थिक विकास और जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए $20,000 मिलियन की सहायता और ऋण देने का प्रस्ताव रखा। कैनेडी विश्व शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अनिवार्य और महत्वपूर्ण विश्व संगठन मानते थे। 1960 में संयुक्त राष्ट्र ने कोंगो में, जिसे उसी वर्ष बेल्जियम के शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, शांति और राष्ट्रीय एकता की स्थापना का भार अपने ऊपर ले लिया। इस कार्य के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी और वह भार अमेरिका ने वहन किया। कैनेडी ने विश्व शांति की स्थापना के लिए निशस्त्रीकरण पर बल दिया। अमेरिका की जो राष्ट्रपति जॉनसन के काल की यदि हम बात करें 1964 से 68 के बाद, 1963 में कैनेडी की हत्या के बाद जॉनसन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने
जॉनसन के प्रशासन के काल की दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। 1968 की परमाणु अप्रसार संधि और दूसरा अपोलो 8 यान की सफलता, जिसने मानव के चंद्रमा पर उतरने की संभावनाओं को दृढ़ बना दिया। हालांकि जॉनसन के जो काल की नीति है काफ़ी विवादास्पद रही। वियतनाम युद्ध में अपने सैनिकों को भेजकर उसने न केवल विश्व के शांतिप्रिय देशों को अपना विरोधी बना दिया, बल्कि स्वयं अमेरिकी जनता भी उनकी आलोचना करने लगी। और उसके बाद हम यदि देखें 1969 से 74 के काल को, राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का जो पीरियड रहा है, निक्सन का कार्यकाल अमेरिका के इतिहास में क्रांतिकारी माना गया, क्योंकि उन्होंने साम्यवादी जगत के प्रति अमेरिका की नीति को एक नई दिशा दी। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने साम्यवाद को सीमित रखने वाली अमेरिका की पुरानी नीति में परिवर्तन किया और नई नीति में कहा कि अमेरिका के लिए यह संभव नहीं है कि वह दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए लड़े। अन्य देशों की प्रगति और प्रतिरक्षा उनका अपना ही कार्य होगा। इसका तात्पर्य यह था कि अब अमेरिका भविष्य में साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए वियतनाम जैसे युद्धों में नहीं पड़ेगा। यह नई नीति राष्ट्रपति के नाम से निक्सन सिद्धांत, निक्सन डॉक्ट्राइन कहलाई गई। निक्सन के काल में यूरोप की सद्भावना यात्रा जो निक्सन ने की, जिसका उद्देश्य एक नए यूरोप की खोज करना था। निक्सन की यात्रा पर यूरोप में कोई उत्साह नहीं दिखा। फ्रांस में विरोध हुआ। पश्चिमी जर्मनी अणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर के लिए तैयार नहीं हुआ। वियतनाम समस्या की यदि बात की जाए तो निक्सन ने कहा था कि इसका स्थायी हल ढूंढा जाएगा और कहा था कि अमेरिका वियतनाम की समस्या को नई परिप्रेक्ष्य में देखेगा। पेरिस में वियतनाम की समस्या पर चल रही वार्ता में अमेरिका की ओर से हैरिसन के स्थान पर केबर्ट लॉज को नियुक्त किया गया। अमेरिकी जनता और विश्व जनमत बराबर मांग करता जा रहा था कि वियतनाम से अमेरिकी सिपाहियों को बुलाया जाए। राष्ट्रपति बनने के बाद निक्सन ने प्रारंभ में उत्तरी वियतनाम पर बम वर्षा को बहुत सीमित कर दिया और बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों को स्वदेश बुला लिया। परंतु वियतनाम में अमेरिकी तकनीकी सामरिक शक्ति को इस प्रकार बनाए रखा कि उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम पर हावी न हो सके। निक्सन प्रशासन वियतनाम से अमेरिकी सैनिकों को हटाना चाहता था, किंतु युद्ध बंद नहीं करना चाहता था। कुछ समय बाद निक्सन प्रशासन ने इस समस्या के प्रति कठोर रुख अपनाया। 1971 में बड़े पैमाने पर उत्तरी वियतनाम पर हवाई हमले प्रारंभ हुए। निक्सन प्रशासन की नीति यह थी कि एक तरफ समझौता वार्ता प्रारंभ की जाए और दूसरी ओर सैनिक शक्ति के बल पर उत्तरी वियतनाम को समझौता करने के लिए बाध्य किया जाए। चीन के संबंध में राष्ट्रपति निक्सन ने संबंधों में सुधार पर बल दिया। 1970 के प्रारंभ में अमेरिकी विदेश सचिव रोजर्स ने चीन के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने की इच्छा प्रकट करी। 1972 में निक्सन स्वयं पीकिंग की यात्रा पर गए और दोनों देशों के संबंधों में नए अध्याय शुरू हुए। पश्चिमी एशिया में निक्सन का रुख इजराइल के समर्थन का रहा। 1973 से अरब इजराइल संघर्ष में अमेरिका ने अरब विरोधी रुख अपनाया। 1972 में अमेरिका ने इजराइल को फैंटम विमान देने का निर्णय किया। 1970 को जब कंबोडिया की राजनीति में नया मोड़ आया, जब वहां की संसद ने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा राजकुमार नरोत्तम सिंहनुक को राष्ट्राध्यक्ष के पद से हटा दिया। यह राजपलटी थी जिसमें सेना ने प्रमुख भूमिका अदा की। कंबोडिया के सेनाध्यक्ष जनरल लोनलोल नई कंबोडियाई सरकार के प्रधानमंत्री बने और कहा गया कि इसके पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख हाथ था। निक्सन की युद्धपोत कूटनीति 1971 में जो भारत पाक युद्ध था उसके दौरान पाकिस्तान की हिमायत के लिए बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी 7वीं बेड़ा भेजा गया और बहाना बनाया गया कि ढाका में स्थित अमेरिकियों को बाहर निकालना है। यह निक्सन की गन बोट डिप्लोमेसी थी, युद्धपोत कूटनीति थी, जिसका उद्देश्य भारत को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भयभीत करके बांग्लादेश से अपनी सेनाएं हटाने के लिए बाध्य करना था
और पाकिस्तान को विभाजन से बचाना था। सोवियत संघ के साथ देतांत संबंधों को आगे बढ़ाने में निक्सन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1972 को वे दल बल सहित मास्को पहुंचे। निक्सन की 6 दिवसीय मास्को यात्रा ऐतिहासिक थी क्योंकि 1945 में याल्टा सम्मेलन के बाद दोनों महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों की यह पहली भेंट थी। मास्को यात्रा के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका के बीच अस्त्र परिसीमन की ऐतिहासिक संधि हुई। 1973 में सोवियत नेता ब्रेजनेव ने अमेरिका की यात्रा की और दोनों देशों में कुछ संधियां हुई। संधि में दोनों देशों ने संकल्प भी लिया कि कोई भी परमाणु युद्ध नहीं करेगा। तो इस तरह से जो तनाव में शिथिलता, दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव में शिथिलता लाने की प्रयास इनके द्वारा किए गए। 1974 में जेराल्ड फोर्ड अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वाटरगेट के जासूसी कांड में फंस जाने के कारण महाभियोग के भय से निक्सन को राष्ट्रपति पद त्यागना पड़ा। फोर्ड के समय में विदेश नीति की प्रधान घटना दक्षिणी वियतनाम का आत्मसमर्पण और अमेरिका द्वारा दक्षिणी पूर्वी एशिया से अपनी सेनाओं को वापस बुला लेना था। यह अमेरिका की द्वितीय महायुद्ध के बाद सबसे बड़ी कूटनीतिक विफलता थी। फोर्ड ने निक्सन काल में चीन अमेरिका संबंधों की जो कड़ी जुड़ी उसे बनाए रखने की दिशा में 1975 में चीन की यात्रा करी। तो यह अमेरिका की जो विदेश नीति है 1977 तक की प्रमुख घटनाएं ये थी। और 1977 के पश्चात अब तक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में, उसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।